बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हमारे सबक का उन्वान है एक उस्ताद अदालत के कटहरे में और मुसन्निफ का नाम है अशफाक अहमद। इस सबक पर ये हमारा पहला लेक्चर है, लेकिन इस पहले लेक्चर के आगाज से भी पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। अपने नाज़रीन के साथ कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ। तो नाजरीन, बात यह है कि ये चैनल गुफ्तार एकेडमी मैंने 6 साल पहले कोरोना के ज़माने में अपने तलबा और तालिबात के लिए बनाया था, ताकि वो ऑनलाइन अपनी तालीम को जारी रख सकें। लेकिन जब बाद में पजीराई मिली, फरमाइशें आने लगी, तो फिर मैंने मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर काम किया और इंटर के तमाम असबाक की तशरीहात पर मबनी लेक्चर्स बना के इस पर अपलोड किए। उसके बाद मैंने कुछ दिलचस्प मालूमात जो हैं उनके हवाले से भी मैंने कुछ वीलॉग्स बनाए, कुछ तारीखी हवालों से मैंने कुछ वीलॉग्स बनाए और वो भी अपलोड किए। फिर मैंने कुछ शायरों के लिए ख़ास तौर पे इल्म अरूस पर काम किया और 28 लेक्चर्स अलग से एक प्लेलिस्ट में मौजूद हैं जिसका उन्वान है इल्म अरूस। और इसके अलावा मैंने इल्म बदी पर भी काम किया है। तो मेरा ये चैनल जो है ये मुख्तलिफ जो तबके के लोग हैं इसको देखते हैं। हर उम्र के और हर तबके के लोग, उनमें शायर भी हैं, अदीब भी हैं, तारीख में दिलचस्पी रखने वाले भी इसको देखते हैं, तलबा और तालिबात भी हैं और ख़ास तौर पे कुछ असातिज़ा भी हैं जो इसको देखते हैं, इससे इस्तिफ़ादा करते हैं और फिर मुझे कमेंट्स में बताते भी रहते हैं। तो मेरा ये चैनल जो है ये हर तबके के लोगों के लिए है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि मेरे चैनल पर 350 से जायद वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मैंने कभी किसी भी वीडियो में अपने नाजरीन से ये फरमाइश नहीं की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें या कमेंट करें। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मुझे ये कहना चाहिए। उसकी कुछ खास वजूहात भी हैं। जो इस चैनल के एनालिटिक्स हैं वो बताते हैं, यानी यूट्यूब के जो एनालिटिक्स हैं वो बताते हैं कि 66% इस चैनल को देखने वाले जो नाजरीन हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यानी फ़ायदा तो उठा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इसके अलावा देखने वाले भी बाज़ औक़ात बहुत कम होते हैं और अगर कोई वीडियो सैकड़ों की तादाद में देखी भी जाए तो 1, 2, 3, 4 लाइक्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं बहुत कम, और फीडबैक भी बहुत कम मिलता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे इससे फ़ायदा उठाने वाले जो हैं वो फिर अपने तौर पे तो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वो इसको फॉरवर्ड नहीं करते या किसी और को जिसको ज़रूरत हो तालीम के हवाले से या मालूमात के हवाले से, तो उसके साथ शेयर भी नहीं करते और बताते भी नहीं कि हम इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यकीन मानिए कि ये चैनल जो है ये मेरा ज़रिया माश हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टीचर हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ और भी सोर्सेज हैं जिनसे मैं कमाता हूँ। ये जो चैनल है ये मेरी कुल कमाई का, कुल इनकम का 1% भी नहीं है। 1% भी मुझे इससे हासिल नहीं होता। यूँ समझ लीजिए कि ना होने के बराबर है। दूसरी बात ये है कि मैंने ये चैनल पैसे कमाने के लिए हरगिज़ नहीं बनाया था। मेरा मकसद फ़कत इल्मो आगही के चिराग जलाना था, या यूँ समझ लीजिए कि इस चैनल से मुझे अदबी आसूदगी हासिल होती है, या यूँ समझ लीजिए कि मेरी तदरीसी तस्कीन हो जाती है। तो इसके अलावा मेरा और कोई हरगिज़ ऐसा मकसद नहीं है। या यूँ समझ लीजिए कि वो एक मिसरा है ना, उजाला बाँट देने से उजाला कम नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो कुछ भी आता है, थोड़ा बहुत ही सही, जो कुछ भी आता है वो मैं अपने सीने में लेकर इस दुनिया से ना जाऊँ। मैं आने वाली नस्लों को सिखाता रहूँ, पढ़ाता रहूँ और जो कुछ भी इल्मो आगही मुझ में है वो उसको मैं आगे उसकी रोशनी फैलाता रहूँ पूरी दुनिया में। और ये जो चैनल है ये बन गया तो ये यूँ समझ लीजिए कि ता हयात इसको लोग देखते रहेंगे, इल्मो आगही की रोशनी फैलती रहेगी। और हो सकता है कि मुझे कोई इसी तरह दुआओं में याद रखें। और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते रहते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। अब आपके दिल में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर मेरा माली मफाद इस चैनल से वाबस्ता नहीं है तो फिर मैं शिकवे शिकायत क्यों कर रहा हूँ, तो उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। दर हकीकत एक वीडियो या एक लेक्चर रिकॉर्ड करने पर कई दिन लग जाते हैं। बाज़ औक़ात
बहुत सारे नोट्स लेने होते हैं, कुछ मालूमात इकट्ठी करनी होती है और दुरुस्त मालूमात इकट्ठी करनी होती है, सनद के साथ, गवाही के साथ, सबूत के साथ, ताकि मैं अपने नाज़रीन को गलत मालूमात ना दूं। उसके बाद फिर लेक्चर तैयार करना होता है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी वीडियो एडिटिंग होती है और फिर जाके अपलोडिंग होती है। तो इतने मेहनत करने के बावजूद भी अगर उसको ना देखा जाए या उसकी पजीराई ना हो या फिर उसकी तारीफ ना हो तो फिर दुख होता है, तकलीफ होती है। फिर यकीन माने कि मैं इसी वजह से कई कई महीने जो है वीडियो अपलोड करना छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर मेरे नाज़रीन मुझे मजबूर कर देते हैं, फरमाइशें करते हैं, मोबाइल पे राब्ता करते हैं, फिर व्हाट्सएप पे राब्ता करते हैं और फिर बार बार जब कहते हैं तो फिर मैं दोबारा से एक नए हौसले के साथ नए वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। तो यकीन मानिए कि जब कोई मेहनत करने के बाद ये देखता है कि उसकी कद्र नहीं की जा रही तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे सब्सक्राइब बढ़ना शुरू हो जाते हैं या फिर लाइक्स मिलते हैं या फिर कमेंट्स आते हैं, तो यकीन मानिए कि एक रूहानी खुशी होती है, एक एक सरशारी की कैफियत तारी होती है और ये एहसास होता है कि हाँ, आपके काम की, आपकी मेहनत की जो है वो कद्र की जा रही है, पैसों से नहीं बल्कि कुछ सताइशी जुमलों से या फिर सब्सक्राइब करने से हौसला बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है कि हाँ वाकई जो मैं कर रहा हूँ, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो दुरुस्त रास्ता है और इसका लोगों को फायदा हो रहा है। मुझे अपने फायदे की परवाह नहीं है, मुझे आपके फायदे की परवाह है। तो इतना ही कहना था, बस ये गुजारिश थी कि सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और बेल आइकॉन जो है उसका भी बटन दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और इसके अलावा जो वो लोग जो आप समझते हैं कि उनके लिए ये वीडियो जो है मुफीद है या फ़ायदा उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, अगर कोई मालूमाती भी है तो भी आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो आइए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैंने कुछ जज्बाती बातें कर दी, शायद आपको बुरा लगे। मुझे बताइएगा कि आपने मेरी इन बातों का दिल पे क्या असर लिया है या आपने क्या महसूस किया है, या फिर मैंने कुछ गलत बातें कर दी हैं तो उसकी भी निशानदही कीजिएगा। क्या मुझे ये बातें करनी चाहिए थी? यकीन माने कि मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं बार बार कहूँ कि सब्सक्राइब करें। मैं नहीं कहना चाहता, शायद मैं बाद में भी ना कहता, लेकिन बस दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने अपने दिल की बात आपके साथ कर दी। तो आइए अब बिला ताहीर मुसन्निफ का तारुफ करवाते हैं और ये भी बताते हैं कि पहले पहल मुसन्निफ को पहचान या शोहरत कैसे मिली। अशफाक अहमद खान अलमारूफ तलकीन शाह होशियारपुर मशरकी पंजाब इंडिया के एक छोटे से गांव खानपुर में पैदा हुए। तो यहाँ लिखा है तलकीन शाह, यानी आपको तलकीन शाह भी कहा जाता था, लेकिन इसकी एक खास वजह थी। जैसा कि सबक में भी बताया गया है कि आप ब्रॉडकास्टर थे, तो आप शुरू से ब्रॉडकास्टिंग किया करते थे। ये 1960 की दहाई की बात है कि जब आप रेडियो पाकिस्तान से ब्रॉडकास्टिंग किया करते थे। ब्रॉडकास्टर का मतलब होता है जो नशरियात को चलाने वाला होता है या किसी टीवी पर या रेडियो पर किसी प्रोग्राम को चलाने वाला, उसको नशर करने वाला होता है या मेज़बान होता है, इसको ब्रॉडकास्टर कहा जाता है। तो अशफाक अहमद जो है एक प्रोग्राम किया करते थे और उस प्रोग्राम का नाम था तलकीन शाह, या यूं समझ लीजिए कि एक फीचर था जिसमें कहानी थी और उसका जो मरकजी किरदार था वो तलकीन शाह था। और ये मरकजी किरदार अशफाक अहमद ने खुद अदा किया था। तो उस जमाने में रेडियो पर ड्रामा सुनाया जाता था जिसमें मुकालमे होते थे, कुछ साउंड इफेक्ट्स होते थे, कुछ आवाज़ें या फिर पस मंज़र में एक मौसीकी चल रही होती थी और इसी तरह इसी मुकालमों से या डायलॉग से जो है वो सुनने वाले जो होते थे, सामाईन जो होते थे, उनके तख़य्युल को बेदार किया जाता था। तो ऐसे जो ड्रामे यहाँ होते थे उनमें मुआशरती इस्लाह का पहलू होता था और ये जो तलकीन शाह था ये तंज़ो मिज़ाह पर मबनी एक फीचर था जिसका मरकजी किरदार अशफाक अहमद साहब ने खुद अदा किया था, उनकी अपनी आवाज़ थी। तो इसलिए ये ड्रामा इतना मकबूल हुआ था, रेडियो पर इतना मकबूल हुआ था कि इसके साथ साथ अशफाक अहमद का वो किरदार
तलकीन शाह भी उतना ही मकबूल हुआ था, और इसी वजह से अशफाक अहमद को शुरू शुरू में मकबूलियत हासिल हुई थी, और ये मकबूलियत उनकी ताउम्र ये नाम तलकीन शाह उनके साथ रहा, इसीलिए कहा कि अल मारूफ तलकीन शाह। आपके वालिद मोहम्मद खां महकमा लाइफ स्टॉक में डॉक्टर थे। ये लाइफ स्टॉक एक ऐसा महकमा, एक ऐसा इदारा होता है किसी भी गवर्नमेंट में जो कि जो मवेशी रखने वाले होते हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए होता है, या फिर जानवरों की सेहत के लिए काम करता है, या फिर जो डेयरी सेक्टर है उसकी तरक्की के लिए ये महकमा काम करता है। तो उनके वालिद साहब इस महकमे में थे, डॉक्टर थे। मैट्रिक फिरोजपुर के नवाही कस्बे मुकस्तर और FA BA के इम्तिहानात फिरोजपुर से पास किए। क़याम पाकिस्तान के बाद आपका ख़ानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ गया, तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA उर्दू किया। अशफाक अहमद बहैसियत प्रोफेसर दयाल सिंह कॉलेज लाहौर, रोम यूनिवर्सिटी इटली और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में खिदमात अंजाम देते रहे। 1967 में उन्होंने बहैसियत डायरेक्टर मरकजी उर्दू बोर्ड में फ़राइज़ मनसबी संभाल लिए और इदारे को तरक्की की राह पर गामजन किया। उन्होंने इल्मी और अदबी सतह पर भरपूर जिंदगी बसर की। अशफाक अहमद 20वीं सदी के अदबी उफक पर अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, सफरनामा निगार, नक्काद, फीचर निगार, मुतरजिम, शायर, फलसफी और दानिश्वर की हैसियत से उभरे। इसमें एक लफ्ज आया जी फीचर निगार। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप फीचर भी लिखा करते थे, ड्रामाई फीचर, जैसा कि तलकीन शाह खुद एक फीचर था। तो अफसानवी कहानियों पर मबनी तवील फिल्में या ड्रामे जो होते हैं उनको फीचर कहा जाता है। तो आप फीचर निगार भी थे। वो बुनियादी तौर पर किस्सा गो अदीब और कहानी नवीस थे। उनकी मुख्तलिफ नो तख्लीकी जिहाद में कहानी के मुख्तलिफ अशकाल ज़हूर पजीर हुई। उनकी किस्सा गोई और जादू बयानी का मजहर उनका मकबूल टेलीविजन प्रोग्राम जाविया था, जिसमें वो बसीरत अफरोज गुफ्तगू करते और नौजवानों की फिक्री रहनुमाई का फरीजा निभाते। ये जाविया एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम था जो कि 1998 में इसका आगाज हुआ था PTV पर। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके कितने प्रोग्राम थे, इसमें क्या बताया जाता था और इसकी मकबूलियत की वजह क्या थी, ये मैं तशरीह करते हुए बयान करूंगा, क्योंकि यही जो प्रोग्राम है हमारे सबक का माहज भी है। उन्होंने 50 के करीब किताबें तसनीफ की जो उनके सहल रवा और बेतकल्लुफ अंदाज़े बयां की अक्कास हैं। उनका लबो लहजा मुनफरिद और शीरीनी गुफ्तार से भरपूर है। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारे इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज के कौमी एजाजात से नवाजा गया। अशफाक अहमद की मारूफ तसानीफ में एक मोहब्बत, 100 अफसाने, सफर मीना, उजले फूल, मन चले का सौदा, हैरत कदा, नंगे पाँव, तलकीन शाह रेडियो प्रोग्राम, इसका जिक्र हम कर चुके हैं, टाली थल्ले, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, ये पंजाबी हैं, तोता कहानी, जाविया यानी टेलीविजन सीरीज, खटिया बटिया और सफर दर सफर वगैरह शामिल हैं। अजीज तलबा, एक इंतहाई अहम बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बगैर मैं समझता हूँ कि अशफाक अहमद का जो तारुफ है वो अधूरा है। एक ऐसी शख्सियत जो कि अशफाक अहमद की अहलिया थी, उनकी ज़ौजा मुहतरमा थी और बहुत बड़ी अदीबा, बहुत बड़ी मुसन्निफा थी। उनका नाम था बानो कुदसिया। और बानो कुदसिया एक ऐसी मुसन्निफा हैं कि जिनके बेशुमार अफसाने मशहूर मकबूल हुए और बेशुमार अफसानवी मजमूए जो हैं छप कर बाजार में दस्तयाब हैं। इसके अलावा जो उर्दू अदब के 5 बड़े नॉवल शुमार किए जाते हैं, जिनको पहले 5 नंबर्स पे रखा जाता है, यूं समझ लीजिए कि टॉप 5 जो नॉवल हैं उनमें एक नॉवल बानो कुदसिया का भी है, और उस नॉवल का उन्वान है राजा गिद्ध। राजा गिद्ध एक ऐसा नॉवल है जो कि तकरीबन तमाम अदब पढ़ने वालों ने पढ़ा हुआ है, और वो बानो कुदसिया की पहचान भी बना, उनको शोहरत की बुलंदियों पर उस नॉवल ने पहुंचा दिया था। और मैंने भी इसको जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने इसको पढ़ा था, और मैं खुद इस नॉवल से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। तो बानो कुदसिया के तारुफ के या उनके जिक्र के बगैर मैं समझता हूँ कि अशफाक अहमद का जो तारुफ है वो अधूरा रहता है।
इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत अहम है। आज सारी अहम बातें ही होंगी इस लेक्चर में। वो अहम बात ये है कि ये दोनों चूंकि मियाँ बीवी दोनों राइटर्स थे और बड़े जो अदीब हैं उर्दू अदब के, उनमें इनका शुमार होता था। दोनों किस्सा गो थे, कहानीकार थे, ड्रामे लिखते थे, नॉवल लिखते थे, अफसाने लिखते थे। इसलिए इन्होंने अपने घर का नाम दास्तान सराय रखा था। यानी अशफाक अहमद साहब ने 1970 में मॉडल टाउन लाहौर में कोठी बनवाई थी और उसके बाद तख्ती पर दास्तान सराय लिखवाया था। और मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि मैं उस दास्तान सराय में जा चुका हूँ, उनकी क़याम गाह पर जा चुका हूँ। लेकिन अफसोस कि अशफाक अहमद साहब जो हैं उस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अशफाक अहमद साहब का इंतकाल जो है 2004 में हुआ था, लेकिन बानो कुदसिया जो है उस जमाने में बाकायदे हयात थी। यानी 2010 की बात है कि जब मैं दास्तान सराय पहुंचा अपने कुछ दोस्तों के साथ, बानो कुदसिया से मिलने गया। वो कुछ बीमार थी, तो मैंने सोचा कि उनकी मिजाज पुरसी भी हो जाएगी और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, उनसे गुफ्तगू भी हो जाएगी। तो मैं वहां पे पहुंचा और मैं आपको 2010 की दो तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा और मैं फख्र से बताना चाहूंगा कि मैं बानो कुदसिया से मिल चुका हूं। ये है जी वो उनकी कोठी। मैं बाहर खड़ा हूं, दास्तान सराय लिखा है, 121C मॉडल टाउन उनका ये घर का पता भी है और सब जानते हैं, सारे अदीब जो हैं उनके इस एड्रेस से वाकिफ हैं। तो बाहर लिखा है दास्तान सराय, तो मैं इसके बाहर खड़ा हूँ। तो मैंने बड़े फख्र के साथ यहाँ पे ये तस्वीर बनवाई थी। इसके अलावा जब अंदर गए तो बानो कुदसिया से मुलाकात हुई। उस जमाने में 2008 में मेरी शायरी पर मुश्तमिल एक किताब जो है मंजर आम पे आई थी, उसका उन्वान था तेरी याद का दुख। तो ये किताब मैं साथ लेकर गया था और मैंने बानो कुदसिया साहिबा से इल्तजा की कि मैं आपको ये किताब पेश करना चाहता हूँ। तो मैंने ये किताब उनको पेश की थी, तो उस वक्त भी ये तस्वीर बन गई थी और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं उनके पास बैठा, उनको अपनी किताब पेश की और उन्होंने दुआएं दी, उन्होंने सर पे हाथ रखा। ये लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता। उस वक्त हमने उनके साथ जो गुफ्तगू की थी या उनके साथ जो तसव्वुफ के हवाले से बातें की थी, वो हमने रिकॉर्ड भी की थी। मेरे कुछ दोस्त भी थे मेरे साथ, तो हमने वो सारी बातें रिकॉर्ड की थी और वो रिकॉर्डिंग, वो वीडियो जो है जिसमें बानो कुदसिया ने बड़ी उम्दा गुफ्तगू की है, वो मेरे इसी चैनल पर गुफ्तार एकेडमी पर मौजूद है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि वो कहाँ पे मौजूद है। आप अगर मेरे चैनल पर जाएं तो आप मेरे चैनल पे जाके यहाँ ये देख सकते हैं। ये थंबनेल है बानो कुदसिया की सूफीज़म के हवाले से मुनफरद बातें, और ये वो वीडियो है जिसमें वो अपनी गुफ्तगू कर रही हैं और ये मेरे चैनल पर मौजूद है। आप इसको तलाश करके भी देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। इस वीडियो के एंड पर जो एंड स्क्रीन होती है उस पर भी मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आपको तलाश करने में आसानी हो। तो अशफाक अहमद साहब और बानो कुदसिया साहिबा की ये जो दास्तान सराय है, ये जो क़याम गाह है, यहाँ बड़े बड़े अदीब आते रहे हैं, बड़ी महफिलें सजती रही हैं और कई दहाइयों तक यहाँ पर अदीबों का आना जाना रहा है। तो अशफाक अहमद साहब चूँकि 2004 में इंतकाल कर गए थे, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने दास्तान सराय में 34 बरस क़याम किया। जबकि बानो कुदसिया साहिबा जो 2017 में इनका इंतकाल हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि बानो कुदसिया साहिबा 47 साल इसी कोठी में दास्तान सराय में इन्होंने क़याम किया। अपनी ज़िंदगी में जब तक इनकी ज़िंदगी रही, ये इसी कोठी में इन्होंने अपनी रिहाइश रखी। तो अजीज तलबा, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी मालूमात मैंने शेयर कर दी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और सबक को पढ़ते हैं और सबक की तशरीह करते हैं। तो इससे पहले कि इस सबक पर मजीद बात की जाए, पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तहरीर को पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुश्किल अल्फाज हैं जिनके मानी जो है आपको मालूम होने चाहिए। बहुत सारी तौजीहात हैं जो कि बयान करना जरूरी है और इस टेक्स्ट की, इस पैराग्राफ के जुमलों की बनावट की जो है आम असबाब से मुख्तलिफ है।
तो आमतौर पे जो कहानी, अफसाना, नॉवल, ड्रामा वगैरह होता है उनमें एक तरतीब होती है, जुमलों की बनावट ठीक होती है, जुमले जो है सोच समझ कर लिखे जाते हैं और उसी तरह फिर उसको पब्लिश किया जाता है। लेकिन ये जो सबक है ये लिखा नहीं गया था पहले, ये सुनाया गया था। एक टीवी प्रोग्राम है जाविया, तो उसकी तफसील मैं तशरीह में उसकी तफसील बयान करूंगा। तो जाविया प्रोग्राम में अशफाक अहमद साहब ने इसको सुनाया था और जिन अल्फाज में जिस तरतीब से सुनाया था उन्हीं अल्फाज को बाद में यानी उनके इंतकाल के बाद उसको तहरीरी शक्ल में या फिर किताबी शक्ल में पेश किया गया। तो इसलिए इसके जुमले जरा मुख्तलिफ हैं, बहुत सारे ऐसे जो ग्रामेटिकली शायद थोड़े से मुख्तलिफ हों या इनमें अंग्रेजी के अल्फाज कसरत से हैं तो आपको जरा अजीब लगेगा। लेकिन चूंकि अशफाक अहमद साहब ने बिल्कुल इसी लहजे में इसी तरीके से और इन्हीं अल्फाज की तरतीब के साथ सुनाया तो उसी तरतीब से इसको बाद में लिखा गया। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं। जिस जमाने में मैं रोम में लेक्चरर था, रोम यूनिवर्सिटी में, मैं सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर था। यंगेस्ट का मतलब यानी सबसे कम उम्र प्रोफेसर था। तो बाद में जिक्र आता है कि वो 26 साल के थे उस जमाने में। यूनिवर्सिटियों में छुट्टियां थी, गर्मियों का जमाना था, दोपहर के वक्त रेडियो स्टेशन पर मुझे उर्दू ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती थी। तो मैं बता चुका हूं ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, यानी नशर व इशाअत का जो प्रोग्राम होता है। तो अशफाक अहमद साहब रोम जाकर भी वहां के रेडियो में उर्दू की ब्रॉडकास्टिंग किया करते थे, यानी एक उर्दू प्रोग्राम किया करते थे। रोम में दोपहर के वक्त सब लोग कैलोला करते थे। कैलोला करना मतलब दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करना या थोड़ी देर के लिए सो लेना, इसको कैलोला करना कहते हैं और ये सुन्नत भी है। 4 बजे तक सोते थे और रोम की सड़कें तकरीबन खाली होती थी और कारपोरेशन ने ये इंतजाम कर रखा था कि वो वहां पर पानी के हौज लगाकर सड़कें धोते हैं। कारपोरेशन ये एक इदारा होता है जी, इससे मुराद म्युनिसिपल कारपोरेशन भी हो सकता है, बल्दियाती इदारा भी हो सकता है कि जिसकी जिम्मेदारी है सड़कों और नालियों वगैरह उनको साफ करना, उनको धोना। तो हौज का मतलब तालाब लगाकर वो धोते थे और शाम तक सड़कें ठंडी भी हो जाती हैं, खुशगवार भी हो जाती हैं, साफ भी हो जाती हैं। तो वो सड़कों को धो रहे थे। इक्का दुक्का कोई ट्रैफिक की सवारी आ जा रही थी तो मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। अब देखिए इंसान के साथ साथ एक देसी मिजाज चलता है। यहाँ देसी मिजाज से मुराद है अपने वतन के मिजाज का बंदा, यानी हर मुल्क, हर कौम, हर तबके का एक मिजाज होता है। तो वो अपने पाकिस्तानी मिजाज की बात कर रहे हैं। आदमी कहीं भी चला, इसकी वजाहत में तशरीह में करूँ। आदमी कहीं भी चला जाए तो मैं गाड़ी चला रहा था। देखें ये जुमले अजीब से लग रहे हैं। आदमी कहीं भी चला जाए तो मैं गाड़ी चला रहा था, तो ये चूंकि उन्होंने इसी तरह सुनाए हैं, इसी तरह बाद में लिखे गए हैं। मैंने देखा कि गोल दायरा है, उसके ऊपर से मैं चक्कर काट के आऊंगा। गोल दायरा यानी राउंड अबाउट जो होता है, किसी चौक में गोल दायरा होता है जिसके ऊपर से होकर आप वापस आ सकते हैं या दूसरी सड़क पे जा सकते हैं। फिर मैं अपने घर की तरफ मुड़ूंगा तो ये बड़ी बेहुदा बात है, या बेहुदा का मतलब नामाकूल सी बात, कोई फजूल या गंदी बात। तो उन्होंने इसको बेहुदा बात समझा कि मैं ऊपर से होके आऊंगा, तो बड़ी अजीब बात है। अब बीच में से चलते हैं तो उन्होंने सोचा कि दरमियान से चलते हैं। इस वक्त कौन देखता है, दोपहर का वक्त है, तो मैं बीच में से गुजरा। वहां एक सिपाही खड़ा था, उसने मुझे देखा और उसने परवाह नहीं की। यहाँ सिपाही से मुराद है जी ट्रैफिक पुलिस का कोई वार्डन होगा, ट्रैफिक वाला होगा। जाने दिया कि ये जा रहा है, ये नौजवान तो कोई बात नहीं। जब मैंने देखा शीशे में से गर्दन घुमा के, कुछ मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है कि मैं तंजन मुस्कुराया, कुछ अपनी फेट के ऊपर, कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर। फेट यहाँ किस्मत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अंग्रेजी में फेट का मतलब किस्मत होता है। मैंने खुशी मनाने के लिए मुस्कुराहट का फूल उसकी तरफ फेंका। मुस्कुराहट का फूल फेंकना यहाँ मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है।
मतलब ये है कि उसकी तरफ देख के मुस्कुराए। जब उसने ये देखा कि इसने मेरी ये इज्जत की है तो उसने सीटी बजा के रोक लिया। अब वहां पर सीटी बजना मौत के बराबर थी और रुकना भी, तो सीटी बजने का मतलब वहां मौत के बराबर ही था। मैं रुका, वो आ गया और आके खड़ा हो गया, पहले सल्यूट किया। विलायत में रिवाज है कि जब भी आपका चालान करते हैं, आपको पकड़ना होता है तो सबसे पहले आकर सल्यूट मारते हैं। विलायत का मतलब, वैसे तो विलायत के कई मानी है, लेकिन यहां पर देश के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है विलायत। तो सबसे पहले आकर सल्यूट मारते हैं, तो उसने खड़े होकर सल्यूट मारा। अब मैं अंदर थर थर कांप रहा हूं। शीशा मैंने नीचे किया तो मुझे कहने लगा कि आपका लाइसेंस। तो मैंने उससे कहा मैं जुबान नहीं जानता। उसने कहा चंगी भली बोल रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं जानता, तुम ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। ये चंगी भली मतलब वो अपने लहजे में बता रहे हैं, लेकिन यकीनन उसने ये इन अल्फाज में तो नहीं कहा होगा कि उर्दू में या पंजाबी में तो नहीं पूछा होगा, उसने तो अपनी जुबान में पूछा होगा। मैं तो नहीं जानता। उसने कहा नहीं, आप अपना लाइसेंस दें। तो मैंने कहा फर्ज करें जिसके पास उसका लाइसेंस ना हो तो फिर वो क्या करे। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका चालान कर देता हूं, पर्ची फाड़ के तो ये आप ले जाएं और जुर्माना जमा करवा दें। मैं तो ऐसे ही हाँक रहा था। यहाँ एक लफ्ज है जी, हाँक रहा था। इसके वैसे कई मानी है। एक इसका मानी है चलाना, आगे बढ़ाना, या खास तौर पे जानवर को आगे बढ़ाना जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ जो है इसका मानी है बिला समझे बूझे जुबान से कोई बात निकालना। तो अशफाक अहमद साहब कह रहे हैं कि मैं तो बिला वजह ही सोचे समझे बगैर बोल रहा था। मैंने कहा मुझसे गलती हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा गलती हो गई थी तो चले जाते। उसने बगैर मुझसे पूछे कापी निकाली और चालान कर दिया। तो यहाँ इसका मतलब है गलती हो गई थी तो चले जाते, यानी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए क्यों। तो पहले पहल उसने दरगुजर से काम लिया था, लेकिन जब अशफाक अहमद तंजिया तौर पे मुस्कुराए तो फिर उसने सीटी बजा के रोक लिया। तो उसने चालान कर दिया और चालान भी बड़ा सख्त, 12 आने जुर्माना। तो ये जो अतालवी जो सिक्का है या वहां का जो वहां की करेंसी है उसके 12 आने की बात हो रही है, हमारे 12 आने की बात नहीं हो रही। मैं इसकी वजाहत भी तशरीह करते हुए करूंगा। मैंने ले ली पर्ची। मैंने कहा मैं इसको लेकर क्या करूं। उसने कहा अपने किसी भी करीबी डाकखाने में मनी ऑर्डर की खिड़की पर जमा करवा दें। तो मनी ऑर्डर की खिड़की पर जमा करवाने के लिए कहा। बस वहां कचहरी नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, बस आपका जुर्माना हो गया, आप डाकखाने में देंगे तो बस। मैं जब चालान करवा के घर आ गया तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा मेरा चालान हो गया है। लैंड लेडी का मतलब कि मकान मालिका जो थी जिसके घर में वो किराए पर रहते थे उनकी बात हो रही। तो वो एक मोहतरमा थी जिनको वो लैंड लेडी कह रहे हैं। तो उनको बताया गया कि मेरा चालान हो गया। कहने लगी आपका। मैंने कहा मैं क्या करूं। अब उनको ऐसे लगा कि हमारे घर में जैसे एक बड़ा मुजरिम रहता है, और उसने अपनी बेटी को बताया कि प्रोफेसर का चालान हो गया है। बुढ़ी माई थी, उसकी एक सास थी, उसको भी बताया। सारे रोते हुए मेरे पास आ गए। मैं बड़ा डरा कि या अल्लाह ये क्या। कहने लगी तू शरीफ आदमी लगता था, अच्छे खानदान का, अच्छे घर का लगता था, हमने तुझे ये किराए पर कमरा भी दिया हुआ है, लेकिन तू वैसा नहीं निकला। तो उनके नजदीक ट्रैफिक का चालान होना भी बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो तुझे शरीफ समझते थे मगर तू वैसा नहीं निकला। खैर, घर खाली करने को तो नहीं कहा। जो बुढ़ी माई थी उसकी सास, उसने कहा हो तो गया है बरखुरदार चालान, लेकिन किसी से जिक्र ना करना। तो बरखुरदार की कई मानी है, बेटे को भी कहते हैं, फर्जंद को भी कहते हैं, किसी छोटे अजीज के लिए मोहब्बत भरा लक़ब भी है। तो उन्होंने उसको बरखुरदार कह के बुलाया। यूं समझ लीजिए कि फर्जंद कहा, बेटा कहा, छोटा समझकर उनको बरखुरदार कहा, अजीज समझकर। अगर उनको पता चल गया कि इसका चालान हो गया, ये मोहल्लेदारी की बात हो रही है, तो मोहल्लेदारी का मामला है, यानी मोहल्ले वालों को पता चल गया कि उसका चालान हो गया है तो बड़ी रुसवाई होगी, लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा मैं पता नहीं लगने दूंगा।
تو यहाँ जहाँ तक एक पैराग्राफ जो कि बहुत तवील था वो मुकम्मल हुआ और अब इसकी कुछ निकात की मदद से इसकी तशरीह करते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इस सबक के माखज़ का, जिसका उन्वान था जाविया। तो जाविया दर हकीकत शुरू में एक टीवी प्रोग्राम था जो कि पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी पर 1998 में नशर होना शुरू हुआ। उस दौर में पीटीवी एक वाहिद चैनल था जो कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इंटरटेनमेंट का जरिया था। इसी पर खबरें आती थी, इसी पर शो चलते थे, इसी पर ड्रामे देखे जाते थे। बाकी जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं जो मौजूदा दौर में हैं, सैकड़ों की तादाद में, ये बाद में इनका आगाज किया गया है। पहले पहल सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होता था, इसलिए पूरे पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम देखा और बहुत ही मकबूल हुआ। बहुत सारे खासतौर पे नौजवान नस्ल जो है इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। तो पहले दौर में 1998 से शुरू हुआ, 8 महीने तक तकरीबन 35 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए गए और फिर कुछ अरसे के लिए इसको रोक दिया गया। फिर इसके दूसरे दौर का आगाज 2002 में हुआ और उसमें 55 प्रोग्राम्स रिकॉर्ड्स किए गए, यानी कुल 90 प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए गए। और फिर 2002 में जब अशफाक अहमद साहब की जिंदगी के आखिरी महीने थे, तो जब वो बीमार हो गए तो उनकी बीमारी की वजह से इसको जाविया प्रोग्राम को रोकना पड़ा। तो ये जो जाविया प्रोग्राम था इंतहाई मकबूल तरीन प्रोग्राम था। ये एक फिक्री और रूहानी शो था जिसमें रोजमर्रा जिंदगी, फलसफा, तसव्वुफ और इंसानी नफ्सियात के मुख्तलिफ पहलुओं पर अशफाक अहमद साहब बहुत सारे किस्से, कहानियां, अफसाने या हिकायात या अपने मुशाहिदात और तजर्बात की रोशनी में कुछ आबीतियां सुनाया करते थे और उस दौर की नस्ल को मुतासिर करते थे, उनकी इस्लाह करते थे और बहुत कुछ सीखने को मिला करता था। तो जब 2004 में अशफाक अहमद साहब का इंतकाल हो गया तो उसके बाद उनके तमाम प्रोग्राम्स में जितनी भी उन्होंने वाकयात सुनाए हुए थे या आबीतियां सुनाई हुई थी या अपने जाती तजर्बात और मुशाहिदात जो बयान किए हुए थे, उन सब को किताबी शक्ल में शाया किया गया। तो ये तकरीबन 3 जो है जिल्दें हैं, जाविया 1, जाविया 2, जाविया 3। तो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो ये अशफाक अहमद साहब के जाती मुशाहिदात और तजर्बात पर मबनी उनकी बातें हैं, उनकी गुफ्तगू है या फिर उनके किस्से हैं या फिर उनकी आबीतियां हैं जो इसमें लिखी हुई है, अब किताबी शक्ल में शामिल है। और मेरा ख्याल है कि हर कॉलेज की लाइब्रेरी में ये किताब जरूर होती है। अगर आपके कॉलेज में है तो इसको लेकर जरूर पढ़िएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो जिससे आपको सीखने को मिलेगा। तो अब रोम यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं जो कि इटली के शहर रोम में वाक़ है। ये वही रोम है जो कि रोमन एम्पायर का गढ़ था, यहीं से रोमन एम्पायर का आगाज हुआ था। और ये वही रोमन एम्पायर है कि जिसने सुपर पावर के तौर पे पूरी दुनिया पर हुकूमत की है और सदियों तक हुकूमत की है। और इस लिहाज से ये शहर एक तारीखी हैसियत रखता है। और ये यूनिवर्सिटी भी जो है एक कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अशफाक अहमद साहब को उर्दू पढ़ाने का मौका मिला। तो एक और बात बताता चलूं कि अशफाक अहमद साहब वहां पे जो रेडियो पर प्रोग्राम करते थे वो भी उर्दू जुबान में उर्दू प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग किया करते थे। तो एक गलतफहमी जो उर्दू जुबान के हवाले से पाई जाती है कि ये इतनी अहम जुबान नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूं, बेशक आप गूगल पे सर्च करके देख लें कि दुनिया की 10 बड़ी जुबानों में उर्दू जुबान का शुमार होता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर के ममालिक में उर्दू के डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे उर्दू जुबान पढ़ाई जाती है। खास तौर पे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, स्वीडन में, रोम में, जर्मन में और जापान की यूनिवर्सिटीज में भी उर्दू के डिपार्टमेंट्स हैं और वहां पे उर्दू पढ़ाई जाती है। तो इसलिए ये एक अहम तरीन जुबान है, इसको कमतर या गैर अहम नहीं समझना चाहिए। तो मुसन्निफ इस पैराग्राफ का आगाज ही इस बात से करते हैं कि जब मैं रोम में प्रोफेसर था, लेक्चरर था, तो मैं सबसे कम उम्र, बाद में जिक्र आएगा कि वो 26 साल की उम्र में वहां गए थे। तो इंतहाई कम उम्री में वो प्रोफेसर के तौर पे वहां पे काम करते रहे हैं। तो वहां जो उनके साथ वाकया पेश आया बड़ी अहम बात है। उनकी अपनी यूं समझ लीजिए कि खुद नविश्त है जो वो बयान कर रहे हैं। तो उसके हवाले से आज हम बात करेंगे और तशरीह करेंगे।
तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुसन्निफ के साथ क्या वाकया पेश आया। तो मुसन्निफ बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थी, गर्मियों का मौसम था, दोपहर का वक्त था और मुसन्निफ कहते हैं कि मुझे रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए पहुंचना था। तो दोपहर के वक्त लोग वहां पे कैलोला करते हैं। तो कैलोला का मतलब मैं बता चुका हूँ, दोपहर के वक्त थोड़ी देर के लिए सस्ताना, आराम करना या सो लेना। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो कि हमने छोड़ दी, हमने तर्क कर दी और गैरों ने, मगरबी अकवाम ने अपना ली है। शायद हम इसलिए पीछे हैं और वो हमसे आगे हैं। तो हदीस है कि हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुम्मा पढ़ते, उसके बाद दोपहर की नींद लिया करते थे, कैलूला किया करते, यानी कि कैलूला किया करते थे। तो ये तो हमारी रिवायत होनी चाहिए थी, हमें ऐसा करना चाहिए था, जबकि हम ऐसा नहीं करते, गैर ऐसा कर रहे हैं। तो मुसन्निफ बताते हैं कि 4 बजे तक लोग वहां पे सोते थे, रोम की सड़कें खाली होती थी। तो बल्दिया वाले यानी म्यूनसिपल कमेटी वाले इस टाइम पे यानी दोपहर के वक्त, क्योंकि रश ज्यादा नहीं होता था, हजूम सड़कों पे नहीं होता था, तो वो तालाब बनाकर पानी से सड़कों को धोया करते थे और शाम तक वो सड़कें ठंडी हो जाया करती थी। तो मुसन्निफ कहते हैं कि वो सड़कों को धो रहे थे, इक्का दुक्का कोई ट्रैफिक की सवारी जो है वो आ जा रही थी। तो कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था, यानी वो ड्राइव कर रहे थे, किसी सड़क पे जा रहे थे। तो कहते हैं कि अब देखिए, इंसान के साथ साथ एक देसी मिजाज भी चलता है, चाहे वो कहीं भी चला जाए। तो ये देसी मिजाज का मतलब है कि हर शख्स के अपने वतन का एक मिजाज होता है, यानी दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई फर्द हो, वो किसी भी गैर मुल्क में चला जाए तो अपने वतन का मिजाज साथ लेकर जाता है। हर मुल्क का, हर कौम का, हर तबके का एक मिजाज होता है जो उस तबके या उस मुल्क के फर्द में शामिल होता है। यूं समझ लीजिए कि फितरी तौर पर उसमें पाया जाता है। तो मुसन्निफ चूंकि पाकिस्तानी थे, तो पाकिस्तानियों का एक खास मिजाज है जो कि उनके साथ साथ दुनिया भर में चलता है। चाहे पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अपनी हरकतों से, अपनी बातों से या अपने आदात से पहचाने जाते हैं। तो मुसन्निफ कहते हैं कि चूंकि मेरे साथ भी देसी मिजाज चल रहा था, तो आदमी चाहे कहीं भी चला जाए, मैं अंदर से तो पाकिस्तानी ही था। तो मिजाज के हवाले से आप इसकी तशरीह में यहाँ एक शेर लिख सकते हैं कि मिजाज अपना मिला ही नहीं जमाने से, ना मैं हुआ कभी इसका, ना ये जमाना मेरा। तारिक कमर का बड़ा उम्दा शेर है। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा था, आगे एक गोल दायरा जो है वो आ गया, यानी कि राउंड अबाउट आ गया। तो उसके ऊपर से मैं चक्कर काट के आऊंगा तो ये बड़ी बेहुदा बात होगी। तो उन्होंने सोचा कि इतनी दूर से मैं चक्कर काटूंगा तो ये बड़ी फजूल बात है, तो बेहतर ये है कि मैं बीच का रास्ता इख्तियार करूं। हालांकि होना ये चाहिए था कि बीच में से जाना बेहुदा बात होनी चाहिए थी, लेकिन मुसन्निफ ने तंजिया तौर पे अपने ऊपर तंज किया है। तो मैंने सोचा बतौर पाकिस्तानी चूंकि ऐसा सोचते हैं कि वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करना जो है वो अपना सवाब का काम समझते हैं और ट्रैफिक के कवानीन के साथ चलना बेहुदा बात समझते हैं। तो ये पाकिस्तानियों का मिजाज है। तो वो भी अंदर से पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने ऊपर से चक्कर काट के आने को बेहुदा बात समझा और बीच में से चलना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि इस वक्त कौन देखता है, दोपहर का वक्त है। तो वो कहते हैं कि मैं बीच में से गुजरा, वहां एक सिपाही खड़ा था, उसने मुझे देखा, उसने परवाह नहीं की, यानी सोचा, दरगुजर किया कि नौजवान है, जाने दो, कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि मैंने देखा शीशे से गर्दन घुमा के, कुछ मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है कि मैं तंजन मुस्कुराया, यानी मुसन्निफ जो है वो मुस्कुरा रहे थे कि मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। कुछ कहते मैं अपनी कामयाबी पर मुस्कुराया, कुछ मैं अपनी किस्मत पर मुस्कुराया। तो ये तंजिया मुस्कुराहट क्यों थी? क्योंकि वो समझते थे कि मैं पाकिस्तान में भी ऐसी खिलाफ वर्जियां करता हूं तो वहां भी मुझे कोई नहीं पकड़ता, तो यहाँ मैंने रोम में भी ऐसा किया है, यहाँ भी मुझे किसी ने नहीं पकड़ा। तो उनकी नजर में ये कामयाबी थी या एक अच्छी किस्मत थी कि मैं यहाँ भी कामयाब रहा, वहां भी मेरी किस्मत कि मुझे कोई नहीं पकड़ता, यहाँ भी मेरी किस्मत कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ा। तो कहते हैं कि मैं तंजिया तौर पे मुस्कुराया। तो वो कहते हैं कि मैंने खुशी मनाने के लिए मुस्कुराहट का फूल उसकी तरफ फेंका। तो ये फूल फेंकना जो था ना, उसके लिए एक हादसे के तौर पे सामने आया। उसका नतीजा बड़ा जो है वो भयानक निकला।
यहाँ एक शेर पेश करना चाहूंगा। राह उल्फत की ट्रैफिक हो कि मोटर वे की हो, हादसे होते हैं शाहिद तेज रफ्तारी के बाद। तो मुसन्निफ कहते हैं कि जब उसने देखा कि मैंने उसकी ये इज्जत अफजाई की है तो उसने सीटी बजा के रोक लिया। और फिर मुसन्निफ कहते हैं कि वहां पे सीटी बजना मौत के बराबर समझा जाता है। यानी समझ लीजिए कि अगर किसी सिपाही ने सीटी बजाकर आपको रोक लिया तो समझ लीजिए कि क़यामत बर्पा हो गई या बहुत बड़ी मुसीबत जो है उसमें आप गिरफ्तार हो गए हैं। तो वो कहते हैं मैं रुका, वो आ गया और आगे खड़ा हो गया कि पहले सैल्यूट किया। तो विलायत में वो कहते हैं कि ये रिवाज है कि जब भी आपका चालान करते हैं, आपको पकड़ना होता है, तो फिर सबसे पहले आपको सल्यूट करते हैं। तो वो आया, उसने सबसे पहले सल्यूट किया। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैं अंदर से थर थर कांप रहा था। यानी वो सोच रहे थे कि अब पता नहीं मेरे साथ ये क्या सलूक करेगा। खौफजदा थे, कांप रहे थे, डरे हुए थे। तो कहते शीशा मैंने नीचे किया तो मुझे कहने लगा कि आपका लाइसेंस। तो उसने लाइसेंस मांगा तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास लाइसेंस ना हो, यानी फर्ज कीजिए कि अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो फिर। तो उसने कहा कि फिर मैं आपका चालान कर देता हूं, ये कौन सी बड़ी बात है। तो सिपाही ने कहा कि ठीक है मैं आपका चालान कर देता हूं, ये पर्ची आप ले जाएं और जाकर वहां पे डाकखाने में जमा करवा दें, तो इस तरह आपका जुर्माना अदा हो जाएगा। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने कहा मैंने बस ऐसे ही हाँक दिया था, मुझसे गलती हो गई है। तो उसने कहा कि अगर गलती हो गई थी तो चले जाते। उसने बगैर मुझसे पूछे कापी निकाली और चालान कर दिया, और चालान भी बड़ा सख्त किया, 12 आने जुर्माना। अब यहाँ एक चीज मैं आप वजाहत करना चाहूंगा कि यहाँ 12 आने का मतलब क्या होता है। देखिए 1 रुपया जो होता है उसमें 16 आने, 100 पैसे और 16 आने होते हैं। तो 75 पैसे जो हैं यानी पौना रुपया जो है वो 12 आने समझे जाते हैं। तो उस दौर में, अशफाक अहमद के दौर में, पैसे भी होते थे, सिक्के भी होते थे, 10 पैसे का, 5 पैसे का, 1 पैसे का, और 4 आने और 8 आने के सिक्के भी हुआ करते। तो इसलिए उन्होंने अपने पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से बताया है, जबकि उनको जो जुर्माना हुआ था वो अतालवी करेंसी में हुआ था। तो याद रखिए कि 1861 में जो वहां की करेंसी थी वो बदल कर लीरा हो गई थी। तो वहां की करेंसी को लीरा कहा जाता था और मुसन्निफ के दौर में भी लीरा ही कहा जाता था। तो उनको जो लीरा करेंसी थी उसका 75 पैसे 12 आने उनको जुर्माना हुआ। तो ये बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। उसके बाद ये लीरा बदल गया 2002 में। जब यूरो आया तो यूरोपीय यूनियन ने मिलकर एक ऐसी करेंसी बनाई जो पूरे यूरोप में इस्तेमाल की जा सकती हो, सबकी मुश्तरका करेंसी हो। तो अब रोम में अतालवी लीरा नहीं है, अब यूरो इस्तेमाल होता है। लेकिन मुसन्निफ के दौर में जो करेंसी थी वो था लीरा करेंसी, ठीक है। तो उसके 75 पैसे यानी 12 आने मुसन्निफ को जो जुर्माना किया गया और कहा कि ये जाके जमा करवा दें। तो मुसन्निफ कहते हैं मैंने ले ली पर्ची। मैंने कहा मैं इसको लेकर क्या करूं। तो उसने कहा कि अपने किसी भी करीबी डाक खाने में मनी ऑर्डर की खिड़की पर जमा करवा दे, बस वहां कचहरी नहीं जाना पड़ता। तो मुसन्निफ कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कचहरी जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाके किस किस महकमे के तरले मिनते करनी पड़ती हैं और फिर जुर्माना जमा होता है। तो वहां पे ऐसा नहीं है, धक्के नहीं खाने पड़ते। आप बस डाक खाने पे जाएं, यानी पोस्ट ऑफिस जाएं, मनी ऑर्डर की खिड़की में जाएं, पैसे दें और आपका जुर्माना जमा हो गया। बस इतनी सी बात है। तो वो कहते हैं कि आपका जुर्माना बड़ी आसानी से वहां पे जमा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जब चालान करवा के मैं घर आ गया तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा मेरा चालान हो गया, यानी अपनी मालिक जो मालिका है, मकान मालिका, उससे कहा कि मेरा चालान हो गया है। तो वो बहुत परेशान हो गई, वो समझने लगी कि इससे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया है, या उसको वो बड़ा मुजरिम तस्वुर करने लगे, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है या वहाँ पे जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाती, और छोटे से छोटा जो कानून है उसकी भी पासदारी की जाती है। और अगर कोई छोटे से छोटा कानून जो है वो आपसे टूट जाए या खिलाफ वर्जी हो जाए तो आपको एक बड़ा मुजरिम तस्वर किया जाता है। तो उस मकान मालिका की एक सास भी थी बूढ़ी और एक उसकी बेटी थी। तो वो सब रोते हुए मुसन्निफ के पास आ गए कि ये तूने क्या किया, तो हम तो तुझे बड़ा शरीफ आदमी समझते थे लेकिन तू तो मुजरिम निकला। तो मुसन्निफ कहते मैं बड़ा डरा कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर
उन्होंने घर खाली करने को तो नहीं कहा। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए वहाँ के लोगों की सोच देखें और हमारे यहाँ के लोगों की सोच देखें। हमारे यहाँ सोच ये है कि कवानीन तोड़ना जो है ना ये सवाब का काम है, और हम ये सोच कर तोड़ते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पुलिस जो है अगर हमें पकड़ भी लेगी या ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो हम थोड़ी बहुत रिश्वत दे के छूट जाएंगे, और अगर कोई बड़ा मसला हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारा कोई चाचा मामा कोई फूफा कोई ताया किसी इदारे में कोई सरकारी मुलाजिम होगा, कोई सियासतदान होगा, कोई बड़ा अफसर होगा, तो पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो हमें छुड़वा लेगा। ये हमारी सोच है, एक पाकिस्तानी मिजाज में ये सोच पाई जाती है, लेकिन यूरोप में ये सोच नहीं पाई जाती। वहां पे मुसावात है, बराबरी है, वो बराबरी जो कि मुसलमानों में होनी चाहिए, वो इस्लामी मुसावात जो कि मुसलमानों में होनी चाहिए, वो हम में नहीं है। यहाँ पे बड़ा शख्स जो है, अमीर शख्स जो है, बड़े ओहदे पर सियासतदान या बड़े रुतबे वाला, वो कोई भी जुर्म करे वो छूट। मैं तो यहाँ ये भी ऐसे भी पाकिस्तान में ऐसे वाकयात सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ कि अगर किसी सियासतदान ने, एमपीए ने, एमएनए ने, किसी बड़े ऑफिसर ने किसी गरीब आदमी को गाड़ी के नीचे कुचल भी दिया, मार भी दिया, तो भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। जेल में जाना तो दरकिनार, उसको छोटा मोटा जुर्माना तक भी नहीं होता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो ये मिजाज है हम पाकिस्तानियों का, और यही मिजाज लेकर हम वहां जाते हैं और फिर कवानीन तोड़ते हैं। ठीक है, तो वो लोग ऐसा नहीं करते, वो सबको बराबर समझते हैं, और छोटा मोटा कोई कानून भी तोड़ना जो है ना उनके लिए एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। तो इसलिए जो है वहां के माहौल में और यहाँ के माहौल में बड़ा फर्क है। एक शेर दिखेगा, एहसास मर न जाए तो इंसान के लिए काफी है एक राह की ठोकर लगी हुई। तो जो बूढ़ी माई थी उसकी सास, उसने कहा हो तो गया है बरखुरदार चालान, लेकिन किसी से जिक्र ना करना, मोहल्ले में मोहल्लेदारी है हमारी, अगर उनको पता चल गया तो तुम्हारा चालान हो गया है तो बड़ी रुसवाई होगी, बड़ी बदनामी होगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं पता नहीं लगने दूंगा। तो जरा सोचिए, जरा गौर फिक्र कीजिए कि रोम के माहौल में और पाकिस्तान के माहौल में कितना फर्क है। यहाँ पे बड़े से बड़ा गुनाह, बड़े से बड़ा जुर्म जो है वो भी करके लोग बच जाते हैं, कभी पैसे के बलबूते पर, कभी अपने रुतबे और कभी ओहदे के बलबूते पर, या फिर कभी किसी अजीज रिश्तेदार और सियासत के बलबूते पर, और कोई एहसास शर्मिंदगी भी नहीं है, कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन एक वो लोग हैं, रोम के लोग या यूरोप के लोग, कि जो समझते हैं कि अगर मोहल्ले वाले को पता चल गया कि हमारे घर में एक ऐसा किराएदार रहता है कि जिसने एक ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की है, या ऊपर से चक्कर काट के आने के बजाय बीच में से गाड़ी जो है गुजारी है, तो फिर हमारी रुसवाई होगी, हमारी बदनामी होगी। तो ये उनकी सोच, वो कितना बड़ा जुर्म समझते हैं इसको, और हम यहाँ पे इसको सवाब का काम समझते हैं, हम इसको कारे खैर समझते हैं। तो ये है जी फर्क जो कि मुसन्निफ ने इस पहले पैराग्राफ में, पहले सफ़े पर ये बताना चाहा है कि यूरोप के लोग किस कदर ईमानदार हैं, कवानीन का एहतराम करते हैं, कानून की पासदारी करते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो ना पाकिस्तान में कवानीन का एहतराम करते हैं और ना पाकिस्तान से बाहर कवानीन का एहतराम करते हैं। तो आखिर में एक जो है कोटेशन, एक कॉल जेम्स एलन का, और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। आपके हालात आपकी आदात का नतीजा है, ना कि आपकी किस्मत का। तो बतौर पाकिस्तानी मुझे ये शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो हालात हैं ये हमारी आदात का नतीजा है, हमारी किस्मत का नतीजा हरगिज नहीं है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ होगा, इसमें बहुत सारी मालूमात थी और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए लेक्चर में, इस सबक के दूसरे लेक्चर पर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।